Assalamu alaikum. Welcome to Doctor's Place Academy. This is Shifa Salim with another video. Let me introduce first of all to all of you the Doctor's Place Academy. So it's an online platform that provides the comprehensive medical education to all the interested ones, medical students, and as well as professionals. So it delivers different courses. Mostly they are related to clinical grounds, and the environment in the classes are, is very interactive. So the main purpose of this platform is to produce good professionals which can excel in their careers. So coming towards my video topic that is related to the clinical cases related to cholelithiasis and cholecystitis. So the first case over here. ओके तो पहला जो हमारा केस है ना, ये मैंने वीडियो बनाने का मकसद मैं पहले आपको बताती चलूँ क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं कुछ केसेस आपके साथ डिस्कस करूँगी। इंशाल्लाह इस वीडियो में कोशिश होगी कि हर एस्पेक्ट को कवर किया जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि आपके पास कोई पेशेंट आया है, आपको नहीं पता चल रहा ना कि आपने उसका डायग्नोसिस बनाना है, तो आप उसकी क्या करते हो, आप उसके पहले तो बायोडाटा उसका लेते हो। बायोडाटा में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको यू मस्ट नो कि आप नेम पूछना होता है। और ये मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि मैंने अपने काफ़ी दफ़ा इसमें देखा है रोटेशंस के अंदर कि जो डाटा है बायोडाटा भी फुल नहीं लिखा होता। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप डाटा जो है वो पेशेंट का फुल लिखें। उसका नाम फुल होना चाहिए, कंप्लीट नेम विद हस्बैंड्स और फादर्स नेम, ठीक है। और फिर उसके बाद उसकी एज जो है वो लिखनी चाहिए अच्छे तरीके से, और फिर उसका जो जेंडर है, देन उसके बाद उसकी मैरिटल स्टेटस जो है वो क्लियर सही होना चाहिए, उसके साथ चिल्ड्रन कितने हैं, और रेजिडेंस जो है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, और मोड ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसी ना किसी तरीके से आपके डायग्नोसिस से भी कोरिलेट कर ही रही होती हैं। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है डायग्नोसिस से, कुछ हैं चीज़ें, कुछ डायग्नोसिस हैं जो कि इस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपके सैम्पलिंग में बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। और ऑब्वियसली अब अगर आपका सैम्पलिंग में मसला होगा तो रिपोर्ट आएगी तो आप गलत डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली डायग्नोसिस पर ही जाता है। तो अब ख़ास तौर पर ये जो कोलीलिथियासिस का है और पॉलीसिस्टाइटिस का है, उसके अंदर तो मैं आपको कितना बताऊँ कि इसके रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादातर कोलीलिथियासिस के एथनिसिटी उसमें आ जाती है, उसमें आपका रेस आ जाता है, आप कहाँ पर रहते हो, कहाँ के रहने वाले हो, आपका लाइफ़स्टाइल क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप पेशेंट से नहीं पूछेंगे तो आप रिस्क फैक्टर्स को कैसे जो है वो टिक करेंगे कि मैंने रिस्क फैक्टर्स ये सारी चीज़ें पूछ ली हैं, तो इट कैन गो टू कोलीथियासिस, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि 21 ईयर फीमेल पेशेंट थी, वो सबसे पहले उन इमरजेंसी में आई थी और एपिगैस्ट्रियम में पेन के साथ, और 2 मंथ से उनको एपिगैस्ट्रियम में पेन थी। ये उनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी। और उसके बाद अगर हम देखें तो उन्हें पेन हो रही थी, साइड जो था एपिगैस्ट्रियम था, ऑनसेट उनका सडन था, और ये ऑनसेट जो है वो आफ्टर एवरी टाइप ऑफ मील जो है वो स्टार्ट हो जाती थी पेन। कैरेक्टर उसका ये था कि स्टैबिंग टाइप ऑफ पेन थी और रेडिएट कर रही थी बैक की तरफ। अच्छा, ये बात आपने ख़ास तौर पर पूछनी होती है क्योंकि पेशेंट आपको ये कहता है कि मेरे बैक की तरफ पेन जाती है, मतलब कमर वाली साइड पर पेन जाती है, ठीक है, पीछे पेन जाती है। तो लेकिन आपने उससे ना उससे हाथ लगा के पूछना है किधर जाती है। तो चूँकि बैक अगर आप लिखें कि रेडिएट्स टू बैक, तो
ये जो है वो आपका क्लियर आंसर नहीं है, क्योंकि बैक तो पूरी है ना, तो वो तो ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी, जिस तरह से आप इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला जो है वो उसकी तरफ पेन जा रही होती है, और इनकी भी ऐसे ही थी, ठीक है। लेकिन इनके पीछे इनके केस के अंदर थोड़ा-सा डिफरेंट ये था कि इनके एपिगैस्ट्रियम से स्टार्ट होती थी और दोनों साइड्स पर जाती थी, ठीक है, पेन। और ये नहीं था कि सिर्फ राइट हाइपोकॉन्ड्रियम वाली साइड पर जाती थी, ठीक है। और कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके एपिगैस्ट्रियम से स्टार्ट होती है और वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम वाली साइड पर जाती है, ठीक है। और रेफर जो थी वो पेन इसको रेफरिंग पेन ही कहते हैं, ठीक है। रेडिएट करने का मतलब और रेफर पेन का मतलब थोड़ा आपने ज़हन में रख लेना है कि रेडिएशन होता है कि जिस पॉइंट पर पेन हो रही है ना, उसके इर्द गिर्द भी जा रही है कि नहीं जा रही, ठीक है। और रेफर्ड पेन होता है कि आपको सपोज़ करें कि जैसे कॉलीथियसिस का ही ले लेते हैं, तो यहाँ पर पेन हो रही होती है आपके राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर भी और आपके इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला के अंदर भी जा रही होती है, ठीक है। तो वो थोड़ी अलग, थोड़ा हट के हो जाती है, सही हो गया। अच्छा, अ, यहाँ पर एक और बात जो कि अक्सर बच्चे जो डॉक्टर होते हैं वो अ, या एचओज़ वगैरह जो होती हैं डिफरेंट, वो ये कहते हैं कि शोल्डर पेन भी होती है। ये बात आपको बताती चलूँ, जो शोल्डर पेन होती है ना वो पोस्ट ऑप के पेशेंट्स में होती है, ठीक है, कॉलीथियसिस की। नॉर्मली शोल्डर पेन नहीं होती, मैंने जितने भी केसेस देखे हैं उसमें मैंने शोल्डर पेन नहीं देखी कॉलीथियसिस के पेशेंट के और कॉलीसिस्टाइटिस के, ठीक है। एसोसिएटेड सिम्टम्स जो थे वो उनको थी, वॉमिटिंग होती थी आफ्टर एवरी मील, ठीक है। और उसके बाद उनको फ़ीवर की हिस्ट्री नहीं थी, सही हो गया। फ़ीवर भी नहीं था, उनको कॉन्स्टिपेशन थी जब उनको ये पेन स्टार्ट हुई थी, उससे 2 दिन पहले उनको कॉन्स्टिपेशन हो गई थी और ये पेन जो थी उनके 2 मंथ्स से थी, बट 15 डेज़ से उनको सीवियर पेन थी, जिसकी वज़ह से वो इमरजेंसी में भी बार-बार चक्कर लगते थे उनके, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सिम्पटम्स भी हो गए, कॉन्स्टिपेशन थी, बर्निंग मिक्चुरेशन की कंप्लेन नहीं थी, ठीक है, और नौज़िया भी था। जॉन्डिस भी पूछना होता है आपने कॉलीथियसिस के अंदर, लेकिन इनको जॉन्डिस भी नहीं था, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें टर्मिनेशन, तो पेन जो थी वो सिर्फ़ और सिर्फ पेन किलर से ही टर्मिनेट कर रही थी इनकी पेन। और एक्ज़ासर्बेटिंग फैक्टर्स अगर हम देखें तो उसमें उनके वॉकिंग से भी, उनको सिटिंग से भी पेन जो है वो ज़्यादा होती थी, चलने से, कफ़िंग करने पर भी पेन ज़्यादा होती थी, ठीक है। और इचीनेस ओवर द स्किन अबव द ब्लैडर वो नहीं थी, ठीक है। और ये कई पेशेंट्स को होती है, वो उसकी वजह ये होती है कि जो बाइल सॉल्ट्स हैं ना उनकी डेपोज़िशन हो जाती है सबक्यूटेनियस एरिया, सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर, जिसकी वजह से इनको इचीनेस होती है। अब मैंने आपको पहले भी डिस्कस ये ज़िक्र किया है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं ना, आपने वही सारी चीज़ें हिस्ट्री के अंदर पूछनी होती हैं। पहले पेन की हिस्ट्री होगी, पेन की हिस्ट्री के बाद आपने सारे रिस्क फैक्टर्स पूछने लग जाने हैं। फैमिली हिस्ट्री, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जिनका जिनका कॉलीथियसिस के साथ होता है, उनको अक्सर ऐसा होता है कि आपको हो जाए 3 टू 4 टाइम्स जो है वो हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं, बट ये इनको नहीं था, ठीक है। गायनिकोलॉजिकल और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जो थी इनकी, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री इरेगुलर नहीं, इरेगुलर थी, ठीक है। और और जो उनकी जो मेनार्की, अच्छा मेनार्की इसमें पूछनी होती है, मेनार्की भी तकरीबन 13 टू 14 ईयर्स में उनको थी। और गायनिकोलॉजिकल हिस्ट्री, शी वाज अनमैरिड, ओके। मेडिकेशंस अगर हम देखें तो मेडिकेशंस में वो कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिकेशंस ले रही थी और पेन किलर्स ले रही थी। ड्रग एलर्जी उनको एक ड्रग से थी। मेडिकेशन जो इनको ड्रग एलर्जी थी दैट वाज फ्रॉम टोराडोल। टोराडोल जो है वो एक एनसेड है, तो जब क्योंकि ये पेन किलर्स ले रही थी, हाँ, तो इनको प्यूराइटिस उससे हो जाता था और ये हो गई। उसके बाद लाइफ़स्टाइल हमने जब इसका इनका देखा तो वो एक्टिव था और पास्ट सर्जिकल और मेडिकल हिस्ट्री में इनकी निल नॉट कोई पास्ट सर्जिकल और मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, ठीक है। और बाकी इनके कोर मॉब्स अगर हम देखें तो वो भी नहीं थे और स्मोकिंग वगैरह का एलिमेंट भी नहीं था। तो ये सारे रिस्क फैक्टर जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, ये सारे अपने देखने होते हैं।
रूल आउट करने के लिए कि आइदर ये कॉलीथियसिस है, पहले तो ये कि ये पहुँचने के लिए कि भई ये कॉलीथियसिस है कि नहीं है, ठीक है? क्योंकि कॉलीथियसिस का जो वो होता है उसको वो थोड़ा-सा आपको एसिड पेप्टिक डिज़ीज़ जो है उससे रूल आउट करना होता है। क्योंकि एसिड पेप्टिक डिज़ीज़ के अंदर आपको अगले केस में मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ कि क्या होता है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर सिस्टमैटिक रिव्यू करना होता है। सिस्टमैटिक रिव्यू के अंदर आपने ये करना होता है कि सिस्टम वाइज़ जो है वो आपने रिव्यू देना होता है। हिस्ट्री लेनी होती है। जीआईटी से मुतालिक जितने भी सवालात हैं, आपने डेकार वगैरह का पूछना होता है। स्वेलिंग में तो कोई मसला नहीं है। स्वेलिंग में ये सारी चीज़ें आप हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ चुके होंगे। सीवीएस के अंदर आपने सारी चीज़ें का पूछना होता है, सीएनएस का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, यूरोजेनिटल सिस्टम का, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का, ठीक है? अब इसमें ये था कि इनका ये सारी चीज़ें हमने डिफ़रेंट वजूहात की बिना पर पूछनी होती हैं। ऑपरेशन से रिलेटेड भी पूछनी होती है कि इनका कोई ऑपरेशन में तो नहीं मसला आएगा, ठीक है? तो अगला फिर जब इनकी इन्वेस्टिगेशन करवाई मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जब हम कोइलिथियसिस का होता है ना, जब भी आपके पास इस तरह का कोई पेशेंट आता है जिसको आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि कोइलिथियसिस है, तो आप किस तरीके से जो है वो कंफर्म हो सकते हैं कि भई दिस इज़ द कोइलिथियसिस। चूँकि इसके जो नॉन स्पेसिफिक होती हैं इसके साइंस और सिम्पटम्स, उस साइंस और सिम्पटम्स के की नॉन स्पेसिफिसिटी की बिना पर आप ये नहीं बता सकते कि ये कौन-सा है। ये आप ये नहीं बता सकते कि ये कोलिथियसिस है कि नहीं है, ठीक है? तो इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले आपने सीबीसी करवाना होता है। सीबीसी के अंदर ल्यूकोसाइटोसिस होता है अक्सर कोलिसिस्टाइटिस के पेशेंट्स का। तो अगर आपको ल्यूकोसाइटोसिस नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये गॉलस्टोन वाला रूल आउट हो गया है। बिलिरुबिन टेस्ट करना होता है, एएलटी, एएसटी, एएलपी, गामा जीटी। देखिए बाकी सीबीसी के अंदर बाकी सारी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है? सीबीसी जो है यहाँ पर मैंने सीबीसी लिख दिया है बट सीबीसी के अंदर तो सीबीसी में तो आपको ये बिलिरुबिन वगैरह एएलटी, एएसटी के लिए आपको आप सीबीसी के अंदर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती। ये थोड़ा गलत लिखा गया है। इसमें आपको ये सारे सीरम बिलिरुबिन चेक करवाना होता है, एएलटी, सीरम एएलटी, सीरम एएसटी, एएलपी, गामा जीटी, ये सारी चीज़ें चेक करानी होती है। सीरम प्रोटीन्स के लिए एक अलहदा होता है। तो ये सारी कहने का मतलब ये है कि ब्लड के अंदर ये सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। फिर उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड भी करवाते हो, ठीक है? सिर्फ सीबीसी जो है वो काफ़ी नहीं होती। सीबीसी मतलब कि मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पर ब्लड टेस्ट काफ़ी नहीं होते सिर्फ, ठीक है? उसके बाद अल्ट्रासाउंड जो है वो करवाना होता है। अल्ट्रासाउंड के अंदर आपने लेंथ और विड्थ देखनी होती है गॉल ब्लैडर की। ब्लैडर वॉल की थिकनेस चेक करनी होती है जिसकी वज़ह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अच्छा ठीक है ये इन्फ्लेमेशन की तरफ तो नहीं प्रोसीड किया, ठीक है? और साइज़ ऑफ स्टोन्स पता करते हो कितने स्टोन्स हैं ये पता चल जाता है। स्टोन की क्या लोकेशन है ये पता चलती है। सीबीडी का डायमीटर पता चलता है। पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड है कि नहीं है। ये तकरीबन ये मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपको अल्ट्रासाउंड के अंदर पता चलते हैं और अल्ट्रासाउंड जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है इन द डायग्नोसिस ऑफ दिस गॉल ब्लैडर की जो डिजीज़ है ख़ासतौर पर कोलिसिस्टाइटिस और कोलिथियसिस। तो इनका जब ये सारी चीज़ें करवाई तो उससे यहाँ पर ये डायग्नोसिस बना कि इनको जो है वो कोलिथियसिस है, ठीक है? अब उस तो अब यहाँ पर ये है कि आपका क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन जो है वो भी इस पेशेंट का जब किया ना, तो उसमें उनका जो मर्फ़ी साइन था वो पॉज़िटिव था, ठीक है? तो अब बात ये है कि यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ ये बतानी है कि जो मर्फ़ी साइन का जो तरीका है चेक करने का, वही रखा करें। जो इसका आइडियल वे है कि जिस तरीके से आपने थंब रख के चेक करना होता है, आप वो रखा करें और उसके बाद जो है वो प्रोसीजर उसका कि आपने पेशेंट को कहना है कि साँस अंदर ले, ठीक है? इंस्पिरेशन करे
डीप इंस्पिरेशन पर उसकी एकदम ऐसे करके वो उसको होता है और के बहुत सख्त उसको पेन होती है। तो ये कोलिसिस्टाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, ये जिनको पेन होती है, जिनका इन्फ्लेमेशन हो चुकी होती है। अब इनका डायग्नोसिस जो था वो कोलिथिएसिस मैंने इसमें क्यों लिखा हुआ था? उसकी वजह ये है कोलिथिएसिस इनका डायग्नोसिस इस वजह से बना था कि अब कोलिथिएसिस इनका डायग्नोसिस जो बना है, उसकी वजह ये थी कि कोलिसिस्टाइटिस के साथ ये प्रेज़ेंट की थी इमरजेंसी में, और इमरजेंसी में इनको पेन किलर्स वगैरह देकर इनकी जो इन्फ्लेमेशन थी उसको कम से कम करने की कोशिश की थी, ठीक है? एज़ सच इन्फ्लेमेशन तो नहीं, बट पेन को जो कम से कम करने की कोशिश की थी। तो इस वजह से ये पेशेंट जो था वो कोलिथिएसिस का ही बन जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर ये है कि ये इंटर रिलेटेड है चीज़ें, सही हो गया। अब उसके बाद जो ट्रीटमेंट इनकी की गई वो लैप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट थी। लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी की। अब यहाँ पर जो लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी है, उसमें आप देखते हैं कि जो उसके लिए यही वजह है कि इन चीज़ों के लिए आपको पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री जो है वो पता होनी चाहिए, बिकॉज़ एडहेरेंस हुई होती है अगर कोई सर्जरी हुई हो पहले, या अगर कोई सर्जरी हुई है इसका मतलब वो किसी वजह से ही हुई है ना, तो उसकी वजह से कोई भी आपके पास पहले कोई प्रॉब्लम थी, कोई इनको इशू था, फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस का था इशू, तो उसकी वजह से उनके एडहेरेंस बने होंगे एब्डोमेन के ना, ठीक है? जो मोमेंटम है वो इधर-उधर उसको गार्डिंग करने के लिए जो है वो स्प्रेड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, तो वो उसने अपनी जगह से हिला होगा। उसने एडहेरेंस बनाए होंगे, ठीक है? तो अब इस वजह से आप ऑपरेशन में वो जो है वो काम ख़राब कर सकते हैं। ऑपरेशन में वो आपकी जो ऑपरेशन है उसको थोड़ा-सा डिफ़रेंट तरीके से कर सकते हैं। तो इस वजह से आपको पहले जो है हिस्ट्री लेनी होती है, फिर उसके बाद आप एग्ज़ैक्ट तरीके से आप चेक करते हो कि ठीक है, इसकी यहाँ पर एडहेरेंस है और हमने किस तरीके से आगे इसको लेकर चलना है। तो लैप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट की थी कोलिसिस्टेक्टमी, ठीक है? अब ना लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी के अलावा आपके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। इसमें ओपन कोलिसिस्टेक्टमी होती है, उसमें आप इंसिजन देकर फिर प्रोसीड करते हो, ठीक है? और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि बाज़-औक़ात लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी करते-करते आपको ओपन की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है ड्यू टू सम सिचुएशन जो कि उस वक़्त हो जाती है कि आपको कुछ वहाँ पर फ़ौरन जो है वो ओपन कोलिसिस्टेक्टमी की तरफ मूव करना होता है। तो इस वजह से ऐसे ट्रेनर्स जिनको ओपन कोलिसिस्टेक्टमी आती है, दे आर कॉम्पिटेंट इनफ, तो उन्हीं को लैप्रोस्कोपिक भी करनी चाहिए। उसके बाद एक और ऑप्शन जो अवेलेबल होती है वो नॉट्स होती है। नॉट्स का मतलब है नेचुरल ओरिफिस ट्रांस इल्यूमिनेशन एंडोस्कोपिक सर्जरी। उसमें आप क्या करते हो, एंडोस्कोपी के ज़रिए आप स्टोन को गॉल ब्लैडर से रिमूव करवाते हो। वो माउथ के ज़रिए भी जा सकता है एंडोस्कोपी, वो मतलब नेचुरल ओरिफिस वो एनस के ज़रिए भी जा सकता है, ठीक है? एनस ने यस, तो उसके बाद अब यहाँ पर ये है कि आप स्टोन निकाल लेते हो, ठीक है? वो ये डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट, डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द पेशेंट, ये सारी चीज़ें ऑप्शंस जो हैं वो हम लेकर चलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट केस है हमारे पास कि एक 68 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट थी, जिनको पेन हो रही थी राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में तकरीबन 2 दिनों से, ठीक है? अब यहाँ पर बात ये है कि इसके बाद हमने उनकी सारी केसेस लेने, अब जो उनकी एचओपी आई है उसके अंदर हमने सबसे पहले उनकी पेन के बारे में पूछना था। पेन के बारे में जब पूछा तो उसमें जो उनकी साइट थी वो राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में थी। उसका जो ऑनसेट था वो सडन था, और जो है वो कैरेक्टर उसका बहुत सडन, उनको सीवियर पेन थी, कैरेक्टर स्टैबिंग टाइप था, और रेडिएशन जो थी वो उनकी बैक की तरफ थी, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला की तरफ।
रेफर ट्रायंगल ऑफ स्कैपुला पर कर रही थी, और एसोसिएटेड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो उसके उनको फ़ीवर नहीं था, ठीक है। नो हिस्ट्री ऑफ फीवर, वॉमिटिंग थी, और आफ्टर एवरी मील, इवन के पानी के साथ पानी पी कर भी वॉमिटिंग आती थी, ठीक है। उनको सिवियर कॉन्स्टिपेशन थी जब से उनको ये पेन डेवलप हुई थी। और ये आप देखेंगे कि आपको ना ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ये 2-3 चीज़ें ही होती हैं जो कि आपने एसोसिएटेड सिम्पटम्स में पूछा होता। जॉन्डिस का पूछा होता तो हाँ, इन पेशेंट को जॉन्डिस था, ठीक है। अच्छा, जॉन्डिस का जब हमने पूछा तो पेशेंट को जॉन्डिस था, तो हमारा ख़्याल जा सकता है कि अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये है कि इनका जो स्टोन है ना, वो जो है वो किसी तरीके से जॉन्डिस कर रहा है। वो किस तरीके से कर सकता है? गॉल ब्लैडर के अंदर पड़ा होगा तो स्टोन जॉन्डिस कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं, गॉल ब्लैडर में तो कर नहीं सकता। अच्छा ठीक है, अब आगे चलो, सिस्टिक डक्ट में पड़ा हुआ है, जॉन्डिस हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ, हो सकता है मे बी। अब ये देखना है कि इनका स्टोन किधर है, ठीक है। अब आगे सारी इन्वेस्टिगेशंस किससे पता चलेगा? अब वो आगे की बात है, मैं इंशाल्लाह बताती हूँ अभी आपको। उसके बाद टर्मिनेशन है, तो टर्मिनेशन उनकी ऐसे हुई कि उनकी पेन जो है वो ख़त्म नहीं होती थी, बल्कि जब मैं हिस्ट्री उनकी ले रही थी तो उस वक़्त भी उनको बहुत शदीद पेन हो रही थी। उसके बाद उनका मर्फ़ी साइन जो है वो भी पॉज़िटिव था, और एग्ज़ैर्बेटिंग फैक्टर्स तो ये थे कि उनको चैन नहीं था, बट लाइक वॉकिंग से भी, और ये सारे आप देखें रिलेट कर रहे हैं एक-दूसरे से ना, ठीक है? तो अब ये सारी चीज़ें इचीनेस स्किन पर नहीं थी। अब आपको किस तरह से पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, इनका क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? अब इनको जो था ना, ये वाली जो पेशेंट थी, इनको थोड़ा-सा इससे पेप्टिक डिज़ीज़ की तरफ भी जाता था। वो इस तरीके से कि इनको बर्निंग सेंसेशंस भी होती थी, ठीक है? आफ्टर स्लाइट स्पाइसी फूड, ठीक है? या कुछ भी खाने के बाद उनको बर्निंग सेंसेशंस होती थी, और सुबह के टाइम मुँह में करवाहट होती थी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मे अब इसका रिलेशन कोई नहीं है आपस में, इन दोनों का एक-दूसरे का आपस में रिलेशन नहीं है। तो कि कोलिलिथिएसिस की वजह से इनको ये वाली डिज़ीज़ हुई है, या उसकी वजह से ये है। ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं, ठीक है? मेबी उनको ये वाली पेन भी हो, मतलब उनको ये वाला प्रॉब्लम भी हो जिसकी वजह से वो ऑब्वियसली वो दवाइयाँ ले रही थी। तो अक्सर जो है वो क्या करते हैं कि जब इस तरह की पेन वग़ैरह होती है ना, तो कोलिलिथिएसिस को जो है वो डायग्नोज़ नहीं कर पाते ना। तो वो क्या करते हैं, डायग्नोज़ उसको नहीं कर पाते, और वो दवाइयाँ दे देते हैं। हाँ, हो सकता है कि उनको मैदे का भी मसला हो, ठीक है? ये मैं जनरल बात बता रही हूँ, इस केस से रिलेटेड नहीं है, कि हो सकता है कि उनको मैदे का भी मसला हो, बट वो जिस वजह से उनको अब पेन हो रही है, वो उनका कोलिथिएसिस का भी हो सकता है। तो आप सिर्फ़ वो मैदे की ही दवाइयाँ दे जाओ, और आगे इन्वेस्टिगेशंस, विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, मूविंग टू फर्दर इन्वेस्टिगेशंस, तो आप ना करो, ठीक है? तो अब जब इनकी करवाई ना, तो इनको ल्यूकोसाइटोसिस था, ठीक है? बहुत ज़्यादा। उसके बाद उनका बिलीरुबिन जो है वो लास्ट जो डे में था, तकरीबन वो 11.1 था इनका बिलीरुबिन। एएलटी जो था वो बहुत रेज़ था, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा रेज़ था। एएसटी बहुत ज़्यादा रेज़ था, एएलपी बहुत ज़्यादा रेज़ था, गामा जीटी रेज़ थे, सीरम प्रोटीन्स, सीरम ग्लोबुलिन ये कम थी। इससे आपको इस सिनेरियो से क्या पता चल रहा है? ल्यूकोसाइटोसिस है, अच्छा ठीक है, मेबी एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की तरफ जा रहा है। कोलिसिस्टाइटिस तो नहीं हो गया क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है। इन्फ्लेमेशन की वजह से एक्यूट है, तो ल्यूकोसाइटोसिस को भी फर्दर हम देखेंगे कि उसमें कौन सी न्यूट्रोफिल ज़्यादा है, मैक्रोफेजेस ज़्यादा हैं, या कौन से ज़्यादा है, ठीक है। बिलीरुबिन जो है वो उसमें अगर हम चेक करें, अच्छा बिलीरुबिन रेज़्ड है, इनको जॉन्डिस भी है साथ, तो बिलीरुबिन रेज़्ड होना ही चाहिए। फिर उसके बाद एएलटी, एएसटी भी रेज़ हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि लिवर का फ़ंक्शन भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, क्योंकि लिवर का फ़ंक्शन जब कॉम्प्रोमाइज़ करता है, इंट्रा-हेपेटिक कोई फ़ंक्शन में प्रॉब्लम आती है, तो ही एएलटी और एएसटी रेज़ करते हैं। और जो एएलपी है, और वो तो एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट्स में होता है, तो इस वजह से ये रेज़ करता है। ये इसको रेज़ करना ही होता है। अब देखें, अगर आपका एएलपी भी रेज़ है, गामा जीटी भी रेज़ है, सीरम प्रोटीन्स का लेवल कम है, सीरम प्रोटीन्स का लेवल फर्दर कम होना फर्दर ये बताता है कि आपका जो लिवर है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है।
तो इस सिनेरियो से आपको क्या पता चलता है, आप थोड़ा-थोड़ा पहुँच जाते हैं कि अच्छा ठीक है, सीबीडी के अंदर लग रहा है कि स्टोन है, जिसकी वजह से आपका एएलपी बढ़ा, गैम-एलजीटी बढ़ा। अब सिर्फ़ अगर कोलिडोकोलिथेसिस हो, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपके एएलटी-एएसटी भी रेज़ करेंगे, क्योंकि आपका लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एएलटी-एएसटी और सीरम प्रोटीन बढ़ गए हैं और सीरम प्रोटीन्स कम हो गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि लिवर भी कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो गया है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाने पर पता चल गया कि उनका सीबीडी का डायमीटर बढ़ा हुआ है और जिसमें कोलेसिस्टेटिव फ्लूइड भी होगा, ज़ाहिर-सी बात है उनको कोलेसिस्टाइटिस था। कोलेसिस्टाइटिस उनको था पहले, मैंने ये बात की है, इस वजह से क्योंकि उनकी हिस्ट्री में था 2 इयर्स पहले वो विद दिस एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस प्रेज़ेंट की थी। कोलिडोकोलिथेसिस वाज़ हर डायग्नोसिस। उसके बाद अगर हम देखें तो उसमें ये है कि पेशेंट जो थी वो वाज़ अ नॉन केस ऑफ माइल्ड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड mitral annular calcification. She presented in emergency with severe pain, right hypochondrium 2 years back, indicating acute cholecystitis. तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं क्योंकि हम एक ह्यूमन को ट्रीट कर रहे हैं। सिर्फ़ ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ़ गॉल ब्लैडर को ट्रीट कर रहे हैं। हम सिर्फ़ उस राइट हाइपोकॉन्ड्रियम वाले हिस्से को ट्रीट कर रहे हैं। नो, वी आर ट्रीटिंग ह्यूमन। हमें उसकी सारी डिफरेंट उसकी अदर प्रॉब्लम्स को भी मद्देनज़र रखना होता है बिकॉज़ दे कोरिलेट। One thing, one problem can interact with other problem एंड उसका इफ़ेक्ट दूसरी पर हो सकता है, ठीक है? और हमने फर्दर प्रोसीडिंग भी करनी होती है। इसी की हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से उनका पहले एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस का ऑपरेशन नहीं हुआ था और दवाइयों से जो है उनको पेन सबसाइड की थी, उसको पेन को रोका था। फिर उसके बाद उनका बाईपास होना था। बाईपास होने के लिए वो लाहौर आई थी। अब लाहौर में बाईपास होने के लिए आई थी लेकिन उनको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम की पेन हो गई, जिसकी वजह से अब उनका बाईपास नहीं हो सकता था जब तक ये पेन थी। अब वो यहाँ पर गंगाराम में आई थी पेन को ठीक करने के लिए। पेन कैसे ठीक होती, अब वो मैं बताती हूँ कैसे ठीक हुई थी उनकी। एमआरसीपी किया था। एमआरसीपी एमआरआई की तरह का ही होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेनक्रेटियोग्राफी। इसके अंदर आप क्या देखते हैं कि आपको इमेजिंग मिलती है बाइल डक्ट्स की और पेनक्रेटिक डक्ट्स की। कि उससे पता चलता है कि ये आपका स्टोन किधर है, स्पेसिफिकली बाइल डक्ट के अंदर, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन की लोकेशन पता चलती है। और इनका उसके बाद ईआरसीपी प्रोसीजर हुआ और ईआरसीपी प्रोसीजर के अंदर इनका स्टोन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रिमूव कर दिया गया। और इसको ईआरसीपी जो है वो एंडोस्कोपी रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रेटियोग्राफी होती है। उसके अंदर आप एंडोस्कोप डाल के आप स्टोन को रिमूव करते हो बाइल डक्ट से, कॉमन बाइल डक्ट से। और उसको जब रिमूव कर देते हो तो फिर उसकी नेक्स्ट प्रोसीडिंग ये भी हो सकती है कि आप कोलेसिस्टेक्टमी उसके बाद कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट, ऑल दीज थिंग्स। अब इंडिकेशंस हेयर से भी क्या है कि अगर स्टोन आपका सीबीडी के अंदर है और अगर स्टोन लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो आप ईआरसीपी कर सकते हो। अगर स्टोन ज़्यादा है 1 सेंटीमीटर से तो कोलिडोकोटमी करते हो, ठीक है? इसमें वो वाला बाइल डक्ट का हिस्सा काट के फिर उसको लाइगेट आपस में जोड़ देते हो, ठीक है? तो ये कोलिडोकोटमी हो जाती है। तो ये सारा था सिनेरियो कि आपने एक दूसरी चीज़ों को देखना होता है। तो ये 2 केसेस थे। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much for your patience. And any question related to these 2 cases or related to cholelithiasis topic, you can ask at any time in the comment section. Thank you very much.